नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के आज और कल के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हाँ। हमारे पास डेली न्यूज़, पीआईबी रिलीज और द हिंदू में छपे कुछ हालिया लेख और रिपोर्ट्स हैं। तो इनके जरिए हम इन मुद्दों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारी चर्चा 3 मुख्य हिस्सों में बटी होगी। पहला, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून, जिसने हाल ही में 20 साल पूरे किए हैं। देखेंगे कि ये आज कहाँ खड़ा है। अच्छा। दूसरा, भारत के किसान, जिन्हें कौशल विकास के जरिए सशक्त बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और तीसरा, देश में निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय, जिसे कैपेक्स कहते हैं, और अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन है इन स्रोतों से मिली जानकारी को खंगालना और ये समझना कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्या चल रहा है, क्या चुनौतियां हैं और आगे क्या हो सकता है। हाँ। चलिए पहली कड़ी से शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 20 साल एक लंबा सफर है। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून के तहत पहली आरटीआई पुणे में शाहिद रजा बर्नी ने दायर की थी। हाँ, और ये कानून लाया ही इसलिए गया था ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आए, अधिकारी जवाबदेह बने और सबसे जरूरी, सरकारी जानकारी तक आम नागरिक की पहुंच हो। सही। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक, कह सकते हैं, बड़ा कदम था। इस कानून की कुछ खास बातें हैं जो इसे ताकत देती हैं। जैसे ये केंद्र से लेकर पंचायत तक हर सरकारी इदारे पर लागू होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसकी एक धारा है 8(2 जो कहती है कि अगर जानकारी देने से होने वाला जनहित उसे छुपाने के नुकसान से ज्यादा है तो जानकारी देनी होगी, भले ही वो सरकारी राज क्यों ना हो। बिल्कुल। और धारा 22? हाँ, धारा 22 ये पक्का करती है कि अगर आरटीआई का किसी और कानून से टकराव हो तो आरटीआई ही भारी पड़ेगा। हाँ, ये भी है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ सीमाएं हैं। आप ऐसी जानकारी नहीं मांग सकते जिससे देश की सुरक्षा, संप्रभुता या आर्थिक हितों को खतरा हो या विदेशी रिश्तों पर बुरा असर पड़े। अच्छा। और इन 20 सालों में इसकी उपलब्धियां भी कम नहीं रहीं। जी। कई बड़े मामले इसी की बदौलत सामने आए। निश्चित तौर पर आदर्श सोसाइटी हो, 2G स्पेक्ट्रम या कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले, आरटीआई ने इन्हें उजागर करने में अहम भूमिका निभाई। हाँ। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीनी स्तर पर असर पड़ा है। लोग अब मनरेगा के खर्च, राशन की दुकानों के रिकॉर्ड या अपने इलाके में चल रहे विकास के कामों की जानकारी मांग सकते हैं। सही। इससे सरकारी पैसे के इस्तेमाल में जवाबदेही बढ़ी है और कह सकते हैं धांधली भी कम हुई है। और शायद अधिकारियों के मन में भी ये बात आई है कि उनके काम पर जनता की नजर है। एक तरह से इसने शक्ति का संतुलन थोड़ा बदला है, जानकारी को नागरिक के हाथ में देके। सही कहा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। हाल के अध्ययन बताते हैं कि ये पारदर्शिता लाने वाला सिस्टम अब खुद कई मुश्किलों से जूझ रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसकी धार थोड़ी कुंद हो रही है। मुश्किलें क्या हैं? ये मुश्किलें कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है मामलों के निपटारे में होने वाली बेतहाशा देरी। ज्यादातर सूचना आयोगों में अपील निपटाने में औसतन 1 साल से ज्यादा लग रहा है। 1 साल? हाँ, और कुछ राज्यों के आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। जैसे तेलंगाना में अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा रफ्तार से बैकलॉग खत्म करने में 29 साल लग सकते हैं। 29 साल? हे भगवान। त्रिपुरा में 23 साल। ये तो वही बात हुई ना, देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। ये तो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा करता है। क्या इसकी वजह सिर्फ काम का बोझ है या कुछ और भी? काम का बोझ तो है ही, लेकिन एक बड़ी वजह है सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पद। 2023-24 के बीच 6 सूचना आयोग पूरी तरह ठप हो गए क्योंकि समय पर नियुक्तियां ही नहीं हुई। 6 आयोग? हाँ, अभी भी झारखंड और हिमाचल प्रदेश में आयोग काम नहीं कर रहे। यहाँ तक कि केंद्रीय सूचना आयोग CIC और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं है। ये तो सिस्टम को जानबूझकर कमजोर करने जैसा लगता है। नियुक्तियों में देरी के अलावा क्या कानून में हुए बदलावों का भी कोई असर पड़ा है? सुना था कुछ संशोधन हुए थे। हाँ, बिल्कुल। 2019 में आरटीआई कानून में जो संशोधन हुआ, उसने केंद्र सरकार को ये अधिकार दे दिया कि वो सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तें तय कर सकती है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर थी, जो एक संवैधानिक पद है और ज्यादा स्वायत्तता सुनिश्चित करता था।
इस बदलाव से आयुक्तों की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हुए हैं। जाहिर है, क्योंकि उनकी नौकरी की शर्तें अब सरकार पर निर्भर हो गई हैं। और वो जो नया डेटा प्रोटेक्शन कानून आया है, DPDP एक्ट 2023, उसका क्या असर है? काफी चर्चा थी इसकी। हाँ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसने RTI की धारा 8(1) को बदल दिया है। अब किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी देने से मना किया जा सकता है। निजी जानकारी? हाँ, और इसमें सरकारी अधिकारियों की जानकारी भी शामिल हो सकती है। चिंता यह है कि निजी जानकारी की आड़ में ऐसी सूचनाएं भी रोकी जा सकती हैं जो सार्वजनिक हित में हो, तो इससे पारदर्शिता और कम हो सकती है। इसके अलावा अक्सर वो शासकीय गुप्त बात अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट OSA, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है, हाँ, उसका हवाला देकर भी जानकारी रोक दी जाती है। बिल्कुल। और कुछ एजेंसियों को तो छूट मिली हुई है। सही। रॉ, IB, सर्टिन जैसी कई एजेंसियां तो RTI के दायरे से बाहर हैं। और एक बेहद चिंताजनक बात है, RTI कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमले और धमकियां। हाँ, ये तो बहुत गंभीर है। उन्हें सच सामने लाने की कीमत चुकानी पड़ती है, कई बार जान देकर भी। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून 2014 बना तो है, लेकिन जमीन पर उसका असर न के बराबर दिखता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि RTI वाकई मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो इसे फिर से प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ रास्ते तो होंगे। हाँ, देखिए, सुधार के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, सूचना आयोगों को मजबूत बनाना होगा। आयुक्तों की नियुक्ति समय पर हो, पारदर्शी तरीके से हो, उन्हें पर्याप्त स्टाफ और संसाधन मिले। ठीक है। उनके प्रदर्शन का आकलन भी होना चाहिए। दूसरा, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे AI चैटबॉट आवेदन लिखने में मदद कर सकते हैं, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की प्रामाणिकता बढ़ा सकती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, और RTI पोर्टल्स को डिजिलॉकर और रियल टाइम ट्रैकिंग से जोड़ा जा सकता है। इससे प्रक्रिया आसान और तेज होगी। और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि कानून तो है, पर पालन। सही कहा, कानून का सख्ती से पालन करवाना अहम है। धारा 4 कहती है कि सरकारी विभागों को खुद ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल देनी चाहिए। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जिसे कहते हैं, इस पर जोर देना होगा। मतलब सरकार खुद ही बना दे? हाँ, काफी हद तक। और अगर कोई अधिकारी जानबूझकर गलत जानकारी देता है या देरी करता है, तो उस पर जुर्माना लगना चाहिए। साथ ही आयोगों को भी अपनी सालाना रिपोर्ट समय पर देनी चाहिए, ताकि पता चले कि कानून कितना प्रभावी है। और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा, हाँ, वो भी बहुत गंभीर है। हाँ, उसके लिए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून को सही मायनों में लागू करने की जरूरत है, जिसमें गुमनाम शिकायतें दर्ज कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने का प्रावधान हो। कार्यकर्ताओं पर हमलों के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। जिला स्तर पर हेल्पलाइन और कानूनी मदद की व्यवस्था भी की जा सकती है। और वो स्वायत्तता वाली बात? हाँ, आयोगों की स्वायत्तता बहाल करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि शायद संसद की भी भूमिका हो और न्यायपालिका समय समय पर समीक्षा करें। ये कुछ सुझाव हैं। तो कुल मिलाकर RTI एक क्रांतिकारी कानून है जिसने लोकतंत्र को गहरा किया, लेकिन आज वो खाली पदों, देरी, कानूनी बदलावों से कमजोर होती स्वायत्तता और कार्यकर्ताओं पर हमलों जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। हाँ, इन चुनौतियों से निपटे बिना इसकी असली ताकत बहाल नहीं हो सकती। बिल्कुल। इन सुधारों को लागू करना ही इस कानून के मूल मकसद, पारदर्शिता और जवाबदेही को फिर से जिंदा कर सकता है। चलिए अब दिशा बदलते हैं और चलते हैं भारत के खेतों की ओर। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और सरकार का जोर किसानों के कौशल विकास पर है। ये क्यों जरूरी है और क्या हो रहा है इस मोर्चे पर? देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पारंपरिक खेती के तरीकों से किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें मौसम की अनिश्चितताओं या बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना वो मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये तो है। तो कौशल विकास का मकसद है किसानों को नई तकनीक, बेहतर प्रबंधन और बाजार की समझ देना, ताकि वो सिर्फ अनाज उगाने वाले ना रहें, बल्कि एक सफल उद्यमी बने, एक तरह से एंटरप्रेन्योर। किस तरह की पहलें हो रही हैं? क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कई स्तरों पर काम हो रहा है। जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, KVKs। ये ICAR के तहत बने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर है, जहां किसानों को मिट्टी की जांच से लेकर नई फसलों और तकनीकों तक मतलब सब कुछ सिखाया जाता है। KVKs? हाँ, 2021-24 के बीच ही 58 लाख से ज्यादा किसानों ने यहाँ ट्रेनिंग ली। फिर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी है, ATMA, जो जानकारी और ट्रेनिंग को खेतों तक पहुंचाने का काम करती है।
युवाओं और मशीनीकरण पर भी ध्यान है शायद। आजकल ट्रैक्टर वगैरह भी बहुत एडवांस्ड आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। ग्रामीण युवाओं के लिए स्ट्रै यानी स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ जैसी योजनाएं हैं जो उन्हें खेती से जुड़े छोटे मोटे व्यवसायों का प्रशिक्षण देती हैं। और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन SMAM किसानों को आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल और कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने का प्रशिक्षण देता है। कस्टम हायरिंग मतलब किराए पर मशीनें देना, ताकि छोटी जोत वाले किसान भी महंगी मशीनों का फायदा उठा सकें। समझ गया। और जानकारी बढ़ाने के लिए, जैसे वो मिट्टी के कार्ड वाली योजना थी, सॉइल हेल्थ कार्ड्स। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका मकसद किसानों को ये बताना है कि उनके खेत की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और कितना खाद डालना चाहिए। इससे लागत भी बचती है और उपज भी बेहतर होती है। हाँ, ये तो काफी उपयोगी लगता है। करोड़ों कार्ड बांटे गए हैं और लाखों ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं। इसी तरह किसान उत्पादक संगठनों FPOs को बढ़ावा दिया जा रहा है। FPOs? हाँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ये किसानों के समूह होते हैं जो मिलकर खेती करते हैं, उपज बेचते हैं और मोलभाव करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। उन्हें E-NAM जैसे ऑनलाइन बाजारों से जुड़ना भी सिखाया जा रहा है। अच्छा, क्या कोई ऐसी बड़ी योजना है जो इन सबको एक साथ देखती हो? मतलब एक अम्ब्रेला स्कीम? हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का चौथा चरण चल रहा है, जिसमें कृषि एक प्रमुख सेक्टर है। इसके तहत बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम होता है। ओके। फिर बागवानी के लिए अलग मिशन है, MIDH। पशुपालन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM है, जो नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान पर फोकस करता है। और फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY है, ताकि फसल कटाई के बाद नुकसान कम हो। हाँ बिल्कुल, नुकसान कम हो और वैल्यू एडिशन हो सके। ये तो काफी सारी योजनाएं हैं। जमीनी स्तर पर इनका कितना असर दिख रहा है? क्या आर्थिक सर्वेक्षण कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, ये पहले महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि बड़े पैमाने पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कृषि क्षेत्र की क्या तस्वीर पेश करता है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच कृषि क्षेत्र ने औसतन 5% की सालाना वृद्धि दर्ज की है। 5%? ये तो ठीक है। हाँ, और अर्थव्यवस्था में कृषि का कुल योगदान, जिसे GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, वो भी बड़ा है। 2014-15 में ये करीब 24% था, जो 2022-23 में 30% से ज्यादा हो गया। किसानों की आय में भी पिछले दशक में सालाना 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, कृषि के अंदर कौन से क्षेत्र तेजी से बढ़े हैं? सबसे तेज बढ़ोतरी मछली पालन मतलब मत्स्यन 13.67% और पशुपालन 12.99% में देखी गई है। तिलहन की वृद्धि थोड़ी धीमी रही 1.9%। और सिंचाई, उसका कवरेज कितना बड़ा है? सिंचाई का कवरेज भी बड़ा है। अब कुल फसल क्षेत्र का लगभग 55% सिंचित है, जो पहले 50% से कम था। लेकिन क्या ये फायदे सब जगह बराबर पहुंचे हैं? सिंचाई का ही उदाहरण लें, क्या हर राज्य में 55% कवरेज है? नहीं, यहीं पर एक मुद्दा है। इसमें काफी असमानता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, तेलंगाना जैसे राज्यों में 80-90% से ज्यादा खेती सिंचित है। अच्छा। वहीं झारखंड, असम जैसे राज्यों में ये 20% से भी कम है। ये दिखाता है कि विकास का फैलाव एक जैसा नहीं है। तो ये सारी जानकारी को जोड़कर देखें तो किसान कौशल इतना अहम क्यों है? मतलब इन योजनाओं का असली फायदा कैसे मिलेगा? ये इसलिए अहम है क्योंकि यही वो कड़ी है जो योजनाओं, निवेश और तकनीक को असली नतीजे में बदल सकती है। एक कुशल किसान ही नई जानकारी का सही इस्तेमाल कर पाएगा, है ना? सही। कि व्यवस्था को ज्यादा टिकाऊ और फायदेमंद बनाने की बात है। तो मतलब ये किसानों को आजीविका चलाने वाले से उद्यम चलाने वाला बनाने का सफर है। बिल्कुल सही, यही इसका सार है। बिल्कुल। चलिए अब अपने तीसरे और अंतिम विषय पर आते हैं, भारत में निजी पूंजीगत व्यय यानी प्राइवेट केपेक्स। आजकल दुनिया भर में व्यापार पर टैक्स मतलब टैरिफ बढ़ रहे हैं और बाहरी मांग का भरोसा नहीं। ऐसे में घरेलू बाजार और घरेलू निवेश पर ध्यान देना और जरूरी हो गया है। हाँ, और पहले ये समझें कि ये केपेक्स होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय, ये वो पैसा है जो कंपनियां लंबी अवधि की संपत्ति बनाने या खरीदने पर खर्च करती हैं, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, मशीनें खरीदना या नई टेक्नोलॉजी अपनाना। ओके। ये रोजमर्रा के खर्च यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ओपेक्स से अलग होता है। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कैपेक्स का असर कई गुना होता है। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। जब एक कंपनी फैक्ट्री लगाती है
तो स्टील, सीमेंट, मशीन बनाने वाली कंपनियों का काम बढ़ता है। हाँ, रोजगार भी पैदा होते हैं। बिल्कुल, रोजगार पैदा होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है और मांग बढ़ती है। ये अर्थव्यवस्था की उत्पादकता भी बढ़ाता है और सरकार के लिए भी कैपेक्स एक महत्वपूर्ण टूल है, खासकर मंदी के समय। कैसे? जब निजी निवेश कम हो रहा हो तो सरकार अपना कैपेक्स बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकती है। इसे काउंटर साइक्लिकल फिस्कल टूल कहते हैं। अच्छा, यानी अर्थव्यवस्था के चक्र के उलट काम करने वाला। हाँ, इसीलिए सरकार भी इस पर जोर दे रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 11.21 लाख करोड़ का सरकारी कैपेक्स तय किया गया है, जो जीडीपी का 3.1% है। काफी बड़ा अमाउंट है। भारत में निजी कैपेक्स का चलन कैसा रहा है? क्या इसमें कोई बदलाव आया है वक्त के साथ? हाँ, इसमें बदलाव आया है। उदारीकरण से पहले यानी 1990 के दशक से पहले ज्यादातर कंपनियां घरेलू बाजार पर ही निर्भर थीं और निवेश के लिए सरकार या बैंकों पर। उदारीकरण के बाद जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने दुनिया भर में विस्तार किया, विदेशी कंपनियां खरीदी। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ते संरक्षणवाद के कारण अब फिर से घरेलू निवेश पर ध्यान देने की जरूरत महसूस हो रही है। शायद सिर्फ सरकारी निवेश काफी नहीं है, निजी क्षेत्र को भी आगे आना होगा। तो अभी क्या हाल है प्राइवेट कैपेक्स का? अगर हाल के आंकड़े देखें तो वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच निजी कैपेक्स में 66% से ज्यादा की अच्छी बढ़ोतरी हुई। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि अगले साल यानी वित्त वर्ष 2026 में इसमें 25% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान है। ओह, गिरावट क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। वैश्विक मंदी की आशंका, ब्याज दरें, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। ये जो निवेश हो रहा है वो किस तरह का है? क्या कंपनियां नई क्षमता बना रही हैं या बस पुरानी मशीनें बदल रही हैं? वित्त वर्ष 2025 के अनुमानों के मुताबिक करीब आधा 49.6% निवेश नई आय पैदा करने वाली क्षमता बनाने में लगा है, जो अच्छी बात है। हाँ, लगभग 30% मौजूदा साधनों को बेहतर बनाने यानी अपग्रेडेशन पर और सिर्फ 2.8% नए तरह के कारोबार विविधीकरण में लगा है। और कौन से सेक्टर्स में ज्यादा निवेश हो रहा है? सबसे ज्यादा निवेश मैन्युफैक्चरिंग 43.8%, सूचना और संचार मतलब आईटी और टेलीकॉम 15.6% और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज 14% जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। तो भारत के ग्रोथ को बनाए रखने के लिए घरेलू निजी कैपेक्स की क्या भूमिका है? क्यों जरूरी है कि निजी कंपनियां देश में ज्यादा निवेश करें? इसकी कई वजह हैं। पहली, भारत की कंपनियां विदेशों में तो अच्छा निवेश कर रही हैं। उनका बाहरी एफडीआई वैश्विक औसत से तेज बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि उनके पास क्षमता और पैसा दोनों है। अच्छा। हाँ, जरूरत इस बात की है कि वे इस पैसे का बड़ा हिस्सा भारत में ही निवेश करें, जहां मौके भी कम नहीं है। हाल के सालों में कॉर्पोरेट मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। हाँ, ये तो सुना था। तो इस मुनाफे को वापस निवेश में लगाना जरूरी है। मुनाफे की बात आई तो क्या इसका फायदा कर्मचारियों तक भी पहुंच रहा है? वेतन वृद्धि का क्या हाल है? ये एक अहम मुद्दा है और आंकड़े दिखाते हैं कि रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद कर्मचारियों के वेतन में वैसी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। असल वेतन वृद्धि मतलब महंगाई को हटाकर वो घटने का अनुमान है FY25 में 7% से घटकर FY26 में 6.5% रह सकती है। तो मतलब मुनाफा बढ़ रहा है पर सैलरी उतनी नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। अगर कंपनियां खासकर मैन्युफैक्चरिंग में ठेके पर रखने कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन की प्रवृत्ति कम करें और स्थायी रोजगार दें, बेहतर वेतन दें, तो कर्मचारियों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी। जिससे मांग बढ़ेगी। बिल्कुल, मांग बढ़ेगी और एक सकारात्मक आर्थिक चक्र शुरू होगा। ये निवेश के लिए भी अच्छा माहौल बनाएगा। और एक और पहलू है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। इसमें निजी क्षेत्र का क्या रोल है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत अभी काफी पीछे है। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.64% R&D पर खर्च करते हैं, जबकि चीन 2% से ज्यादा करता है। सिर्फ 0.64%? ये तो बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। और इस कम खर्च में भी निजी क्षेत्र का योगदान सिर्फ 36% के आसपास है, जबकि अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में ये 70% या उससे ज्यादा है। तो मतलब हमारी कंपनियां R&D पर ज्यादा खर्च नहीं कर रही।
उतना नहीं जितना करना चाहिए। भारतीय कंपनियों को सिर्फ तुरंत दिखने वाले फायदों के बजाय बुनियादी रिसर्च पर भी ध्यान देना होगा, जिससे लंबी अवधि में नई तकनीकें और बेहतर उत्पादकता हासिल हो सके। तो ये निजी कैपेक्स बढ़े कैसे? क्या किया जा सकता है? कुछ उपाय? हाँ, सरकार कुछ कदम उठा सकती है, जैसे निवेश में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप PMG को और प्रभावी बनाया जा सकता है। PMG? हाँ, ये सरकारी संस्था है जो बड़े प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस में मदद करती है। छोटे और मझोले उद्योगों MSMEs के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS जैसी योजनाओं को बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टअप्स को शुरुआती निवेश में मदद के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम CGSS का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। और वो PLI यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं का भी जिक्र होता है काफी। हाँ, PLI योजनाएं, इनको रक्षा और प्रिसिजन इंजीनियरिंग जैसे नए रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि इन योजनाओं का पैसा कंपनियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के मिले, ताकि उनका भरोसा बना रहे। पारदर्शिता अहम है। टैक्स और नियमों में सुधार की भी गुंजाइश है। बिल्कुल, जैसे मशीनरी वगैरह में निवेश करने पर टैक्स में मिलने वाली तेज छूट, जिसे एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स कहते हैं, उसे फिर से शुरू किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को तेजी से लागू करके माल ढुलाई की लागत कम की जा सकती है, जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्रतिस्पर्धी बनेगा। और निवेश का जोखिम कम करने के लिए उसके लिए इन्विट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स जैसे नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सड़कों, बिजली जैसी परियोजनाओं में लंबी अवधि का प्राइवेट पैसा लाने में मदद करते हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर भारत को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी विकास यात्रा जारी रखनी है, तो घरेलू निजी निवेश को बढ़ाना होगा। हाँ, ये सुनिश्चित करना होगा कि विकास का फायदा कर्मचारियों तक भी पहुंचे। बिल्कुल। और भविष्य के लिए नवाचार यानी R&D में निवेश करना होगा। ये सब एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ जुड़ा है। एकदम सही कहा। निवेश, वेतन और नवाचार, ये तीनों मिलकर ही एक ऐसा विकास ला सकते हैं जो टिकाऊ भी हो और जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आज हमने 3 अहम मसलों पर गहराई से बात की। सूचना के अधिकार की मौजूदा स्थिति और उसे दोबारा मजबूत करने की जरूरत। हाँ, किसानों को नई सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने की कोशिशें। और भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन को रफ्तार देने के लिए निजी निवेश की अहमियत। हाँ, और ये तीनों मुद्दे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात ये हो सकती है, हमने देखा कि पारदर्शिता RTI, कौशल किसान और पूंजी केपेक्स, ये तीनों भारत के विकास के लिए कितने जरूरी हैं। सही। असली चुनौती ये है कि इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल कैसे बने। कैसे सुनिश्चित करें कि सूचना की ताकत, हुनर का विकास और निवेश का प्रवाह मिलकर एक ऐसा विकास रचें जो समावेशी हो, जिसका फायदा समाज के हर तबके तक बराबरी से पहुंचे। वाकई एक बड़ा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।